अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर के अंदर हम सीआरपीसी 1898 के फोर्थ टॉपिक अपील्स को कवर करेंगे। इसमें हमने सेक्शन 404 से लेकर 431 तक कवर करना है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 404, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड नो अपील टू लॉ। No appeal can be made against any judgment or order of a criminal court unless it is specifically allowed by this code or it is allowed by any other law currently in force। मीन क्रिमिनल कोर्ट की जजमेंट, आर्डर या डेक्री के खिलाफ किसी को भी अपील का राइट नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उतना राइट दिया जाएगा जो कि सीआरपीसी 1898 मीन इस कोड के अंदर अलाउ है, या अगर करंटली कोई और लॉ इन्फोर्स्ड है जितना राइट उसमें गिवन है, उसके अलावा किसी भी अग्रीव्ड पर्सन को अपील का राइट नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 405, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अटैच्ड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हम लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर कवर कर चुके हैं कि जब भी एरियर्स पेंडिंग होते हैं तो गवर्नमेंट उसकी लैंड को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। तो यहाँ पे अटैच से मुराद कन्फिस्केट कर लेना, कब्जे में ले लेना। लेकिन ये कुछ मुद्दत के लिए होता है। जैसे ही वो एरियर्स पूरे हो जाते हैं तो गवर्नमेंट ने वो लैंड, वो प्रॉपर्टी रिस्टोर करनी होती है। तो ये उसके मुतालिक है। A person applies under Section 89 for return of attached property or money from its sale and court reject। मीन एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करवाने के लिए, वापस लेने के लिए एप्लीकेशन देता है, या फिर अगर उसकी सेल हो चुकी है तो वो उसकी मनी मीन उसकी जितनी भी अमाउंट है उसके हवाले से कोई एप्लीकेशन देता है तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती है। तो वो अग्रीव्ड पर्सन जो है हायर कोर्ट के अंदर जाके उसके खिलाफ, उस रिजेक्शन आर्डर के खिलाफ अपील कर सकता है। सेक्शन 406, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर। इफ मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स अ पर्सन to give security like bond guarantee for keeping peace or good behavior, the person may appeal to the court of session। तो ये जो सिक्योरिटी होता है ना, ये मनी के एवज होता है। जो श्योरिटी होता है वो पर्सन के एवज होता है। तो सिक्योरिटी में जो है वो मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को कह सकता है कि आप 20,000 का, 30,000 का या 5,000 का बॉन्ड साइन करें। तो बेसिकली उसके ऊपर एक चेक रखने के लिए होता है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिमिनल होते हैं। अगर उनको छोड़ भी दिया जाए तो एक डर रहता है कि ये पर्सन इतना डेंजरस है कि ये सोसाइटी के अंदर कोई मजीद ट्रबल क्रिएट करेगा, कोई मजीद जो है वो पीस को ख़राब करेगा। तो उसके ऊपर एक चेक रखने के लिए उसके ऊपर एक जो है पेनल्टी डाली जाती है। लेकिन उसे जो है वो इस सेंस में डाली जाती है कि अगर वो अच्छा बिहेवियर कीप करेगा, सोसाइटी के अंदर अच्छा बंदा बन के रहेगा, तो वो उसको वापस मिल जाती है, मतलब उसकी ही होती है। लेकिन वो अगर वाकई ही ऑफेंस क्रिएट करता है तो उसने जो बॉन्ड मतलब साइन किया होता है वो कन्फिस्केट हो जाता है, वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो अगर कोई पर्सन मजिस्ट्रेट के इस फैसले से मतलब इख्तलाफ करता है, उसको लगता है कि ये जो सिक्योरिटी मुझसे ली जा रही है ये ठीक नहीं है, तो वो इस फैसले के मतलब इस जजमेंट के, इस डेक्री के खिलाफ कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर सकता है। तो ये आपने आगे याद रखते जाना है कि ये कौन सी कोर्ट है। और यहाँ पे देखें हायर कोर्ट है, कोई भी कोर्ट हो सकती है, लेकिन इसमें मेंशन किया गया वेयर अपील यूजुअली गो फ्रॉम दैट कोर्ट्स सेंटेंसेस। तो मीन एक जो हायरार्की होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक हो गया, ये आपने याद रखते जाना। ये यही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वो जो अपील है कहाँ जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी, हाई कोर्ट के पास जाएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू पर्सन whose cases are sent directly to the session of judge। मीन इस कोर्ट का जो जज होता है, हाईएस्ट जज, वो सेशन जज होगा ना, मतलब जो भी है। तो अगर उसने ही डायरेक्टली जो है किसी पर्सन को सिक्योरिटी देने को कहा है, बॉन्ड साइन करने को कहा है, तो उसके खिलाफ अपील का हक उसको नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ उस सेंस में दिया जाएगा जो कि नीचे जो मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं, सेकंड क्लास के, फर्स्ट क्लास के या फिर थर्ड क्लास के, उनके अगर कोई उन्होंने जजमेंट दी है, उन्होंने जो डेक्री पास की है, उस हवाले से फिर अपील कोर्ट ऑफ सेशन में की जाएगी। सेक्शन 406 ए, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग अ श्योरिटी। यहाँ पे श्योरिटी से मुराद जमानती है, पर्सन के एवज। इफ अ कोर्ट refuses to accept a surety guarantor under section 122, the affected person can appeal to the court of session। तो इसमें भी जो अपील है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी। यहाँ पे श्योरिटी मीन कि एक पर्सन अफेंस क्रिएट करता है तो उसको कहा जाता है कि आप 2 या 3 रिस्पेक्टेड पर्सन लेके आएँ जो कि आपके ज़मानती हों, आपकी ज़मानत दे सकें कि आप फ्यूचर के अंदर
मज़ीद इस तरह का काम नहीं करेंगे। अगर वो लेके जाता है तो कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है, तो इसके खिलाफ जो है वो फिर पर्सन कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर अपील कर सकता है। तो यहाँ पे भी कोर्ट ऑफ सेशन था, यहाँ पे भी कोर्ट ऑफ सेशन है। उसके बाद देखें सेक्शन 408 अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ असिस्टेंट सेशन जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। Any person convicted on a trial held by an assistant session judge, a district magistrate, or a judicial magistrate, or any person sentenced under section 349 may appeal to the court of session. मीन अगर इन सब ने असिस्टेंट सेशन जज या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन्होंने किसी पर्सन के खिलाफ कोई फैसला दिया है, तो इन सब का मतलब जो भी फैसला होगा, जो भी इनका ट्रायल होगा, जो भी डेक्री होगी, इनके खिलाफ कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर अग्रीव्ड पर्सन अपील कर सकता है। तो मैं अगेन आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन सिर्फ आपने जहाँ पे हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो वो कोर्ट्स के नेम है कि कहाँ पे अपील होगी, ये भी कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ही इसकी अपील जाएगी। लेकिन इसमें प्रोविजन देखें, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। इफ़ एन असिस्टेंट सेशन जज passes any sentence of imprisonment exceeding 4 years, then appeal of any or all of the accused will lie to the high court. अगर किसी असिस्टेंट सेशन जज ने किसी पर्सन को 4 साल से ज़्यादा जो है वो कैद की सज़ा दी है, तो फिर अपील हाई कोर्ट के पास जाएगी, ये सेशन कोर्ट में नहीं जाएगी। इसी तरह एक और एक्सेप्शन है, इफ़ अ पर्सन इज़ कन्विक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A ऑफ द पीपीसी, द अपील विल लाई टू द हाई कोर्ट। अगर पीपीसी के सेक्शन नंबर 124A के अकॉर्डिंग कोई मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को कन्विक्ट करता है, कोई सजा देता है, तो उसकी अपील भी हाई कोर्ट के अंदर ही होगी, इसमें सेशन कोर्ट नहीं होगी। सेक्शन 409 अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ वर्क। हमने पहले देखा कि हमने 3 जगह पे देखा कि जो अपील है वो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जाती है। अब यहाँ पे वो प्रोसेस मेंशन किया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर अपील का जो प्रोसेस है, मतलब वो कौन सुनेगा, किसके पास ये अथॉरिटी है। तो यहाँ पे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन और सेशन जज शैल बी हेड बाय। सेशन जज जो कि कोर्ट ऑफ सेशन का जज होगा वो सुन सकता है, या फिर एन एडिशनल सेशन जज, या फिर एन असिस्टेंट सेशन जज। हमें यहाँ पे 3 पर्सन मिले कि एक तो सेशन जज वो अपील सुन सकता है, या फिर एडिशनल सेशन जज, या फिर असिस्टेंट सेशन जज। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, ये देखें कि सेशन जज के पास जो पावर होती है वो तो हर तरह की अपील सुन सकता है, लेकिन जो एडिशनल सेशन जज है उसके पास पावर नहीं होती, उसको पावर डेलीगेट की जाती है। एन एडिशनल सेशन जज विल हेयर अपील ओनली इफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स सो बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, और द सेशन जज ऑफ द डिवीजन असाइन द अपील टू देम। मीन या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको ये पावर दे कि वो अपील सुन सकता है तब, या फिर जो सेशन जज है, मीन के कोर्ट ऑफ सेशन का जो सेशन जज है, वो अगर उसको अपील का हक दे दे, मतलब उसको ये पावर दे दे, उसको ये टास्क असाइन कर दे, तब वो ये अपील सुन सकता है, अदरवाइज नहीं। इसी तरह अब आ जाए इसके ऊपर असिस्टेंट सेशन जज hears appeal only if the appeal is by a person convicted in a trial held by a magistrate of the second or third class। मीन अगर सेशन क्लास या थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन को कन्विक्ट किया, मतलब उसको सजा दी है, मुजरम ठहराया है, तो उनके खिलाफ, उसके फैसले के खिलाफ जो है वो पर्सन असिस्टेंट सेशन जज में मतलब अपील करेगा, मतलब करेगा तो इसमें ही, लेकिन उसकी जो अपील है ये पर्सन सुन सकता है। इसके अलावा अगर कोई, हम अज्यूम करते हैं कोई फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट है, क्या ये जज सुन सकता है? नहीं, ये कंडीशन नहीं है। उन्होंने यहाँ पे चेक लगा दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ जो अपील आएगी वो ये जज सुन सकता है, अदरवाइज कोई और अपील नहीं सुन सकता। तो ये जो एक्सेप्शन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है 410 अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। अब हमने ये तमाम जो है ना एक मतलब जितने भी हम सेक्शन पढ़ रहे हैं ना ये तरतीब से हैं। पहले हमने देखा कि अपील जाती है कोर्ट ऑफ सेशन के पास, फिर हमने प्रोसेस देखा कि हियरिंग कैसी होती है। अब यहाँ पे आ जाए कि कोर्ट ऑफ सेशन की तरफ से अगर किसी को सेंटेंस दी जाती है, मतलब सजा दी जाती है, तो उसकी अपील कहाँ होगी? एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज मे अपील टू द हाई कोर्ट। तो उसकी अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में दायर होगी। If convicted by High Court under original jurisdiction, appeal may lie to the High Court itself। अगर हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर किसी शख्स को कन्विक्ट करे
किसी के ऊपर फर्द जुर्म ऐद करे तो वो अग्रीव्ड पर्सन उस डिसीजन के खिलाफ उसी हाई कोर्ट के अंदर ही अपील दायर कर सकता है। ग्राउंड्स फॉर अपील ये इंपॉर्टेंट है। क्लॉज ए, कन्विक्शन बेस्ड प्योरली ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, ऑटोमेटिक राइट टू अपील। अगर किसी शख्स की कन्विक्शन क्वेश्चन ऑफ लॉ की वजह से हुई है, मीन अब केस कोर्ट के पास आया, जजेस ने लॉ की इंटरप्रिटेशन की और जो रेलिवेंट प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग किसी शख्स को कन्विक्ट कर लिया, मीन उसके ऊपर फर्द जुर्म ऐद कर दी, तो वो जो पर्सन है उसको ऑटोमेटिकली अपील का राइट मिल जाता है। उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि जजेस ने क्वेश्चन ऑफ लॉ का मामला है ना, तो हो सकता है उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन ठीक ना की हो, तो इस वजह से उसको ऑटोमेटिकली अपील का राइट मिल जाता है। कन्विक्शन इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और मिक्स्ड लॉ एंड फैक्ट अपील ओनली विथ, तो इसमें बेसिकली परमिशन लेनी पड़ती है पहले। तो मीन के अगर मामला जो है वो कोई फैक्ट का है, कोई एविडेंसेस का है, इस वजह से किसी पर्सन की कन्विक्शन हुई है, किसी को सज़ा हुई है, या फिर इनका मिक्सचर भी हो सकता है लॉ और फैक्ट का, तो इस कंडीशन में अपीलेट कोर्ट जो है वो परमिशन देगी। यहाँ पे लीव का वर्ड है तो लीव का मतलब होता है परमिशन। आर सर्टिफिकेट बाय द जज हु ट्राइड द केस दैट इट इज़ फिट फॉर अपील, या वो जज जिसने मतलब वो केस पहले सुना है, मतलब वो उसके पास पहले केस आया, उसने ट्रायल वगैरह किया सारा कुछ और सज़ा दे दी, तो अगर वो जज सर्टिफिकेट दे दे कि जो मैंने फैसला किया है, जो मैंने जजमेंट की है, इसके खिलाफ जो है अपील की जा सकती है। तो इन दोनों कंडीशन में मतलब या तो ये होनी चाहिए या फिर वो जो जज है वो सर्टिफिकेट दे दे, तब वो अग्रीव्ड पर्सन जो है आगे अपील दायर कर सकता है। अगेंस्ट द सेंटेंस विद लीव परमिशन ऑफ द अपीलेट कोर्ट, अगर किसी को मतलब सज़ा हुई है, किसी को कैद हुई है, तो उसके लिए भी अपीलेट कोर्ट से ही इजाज़त लेना पड़ेगी, तब वो शख्स अपील कर सकता है। अपील बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट may direct the public prosecutor to appeal to the High Court against an acquittal given by the High Court in its original criminal jurisdiction। मीन अब हाई कोर्ट के पास कोई मामला आया, उन्होंने किसी शख्स को बरी कर दिया, एक्विट कर दिया, जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट समझती है कि जिस पर्सन को एक्विट किया गया है वो ठीक नहीं किया गया, तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद तो नहीं मतलब ये मामला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर दायर करती। आपको पता है उनके पास जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उनके ज़रिए जो है ये मामला चलाते हैं कोर्ट के अंदर, सारे जो मुकदमात होते हैं कोर्ट के उनके थ्रू जो है वो चलते हैं। तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहेगी कि आप हाई कोर्ट की इस जो इक्विटल ऑर्डर है इसके खिलाफ अपील दायर करें कि जो पर्सन इन्होंने छोड़ा है वो ठीक नहीं छोड़ा, उसको दोबारा कैद किया जाए। सच अपील में बी ऑन बोथ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ बट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन इन क्लॉज बी एंड सी। तो ये जो अपील होगी ये भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर भी होगी और जो है फैक्ट के ऊपर भी होगी। कंपोजिशन ऑफ द डिवीजन कोर्ट, अपील अंडर दिस सेक्शन मस्ट बी हेयर्ड बाय अ डिवीजन कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट की आपको पता ब्रांचेज होती हैं हर डिवीजन के अंदर, जैसे कि बहावलपुर के अंदर है, मुल्तान के अंदर है, तो उस डिवीजन कोर्ट की बात की जा रही है, सेशन कोर्ट की बात नहीं की जा रही। तो उसकी मतलब जो कंपोजिशन होगी उसकी उसमें 2 जजेस होंगे। जजेस हियरिंग द अपील मस्ट नॉट बी द सेम एज दोज हु ट्राइड द ओरिजिनल केस। मीन वो जजेस जिन्होंने ओरिजिनल केस सुना था, अपील के दौरान वो जजेस नहीं होंगे बल्कि कोई और 2 जजेस हो सकते हैं, वो पहले वाले जजेस नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले फैसला दे दिया है, उनके खिलाफ ही तो अपील की जानी है, तो वो दोबारा फैसला नहीं सुन सकते। If it is impractical to form such a court, the High Court must report to the provincial government, which may transfer the appeal to another High Court। मीन कि अगर कोर्ट को लगता है कि हमारा शेड्यूल बड़ा बिजी है या हो सकता है उनके पास कोई जजेस की शॉर्टेज हो, तो फिर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कन्वे कर देंगे कि आप ये जो डिसीजन है जिसकी अपील आप करवाना चाह रहे हैं तो ये किसी और हाई कोर्ट से करवा लें। फर्दर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है मजीद कहाँ पे अपील की जा सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जा सकती है विद परमिशन ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन पहले जो है वो हाई कोर्ट की परमिशन होगी, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर ही उसकी अपील होती है ना। तो अगर हाई कोर्ट कह देगी कि नहीं आप जो है फर्दर जो अपेक्स कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट तो हाई सुप्रीम कोर्ट होती है, तो वहाँ पे फिर अपील जाएगी। सेक्शन 412, नो अपील इन सर्टन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। प्लीड्स गिल्टी का मतलब यह है कि जो अक्यूज पर्सन है वो अपनी गलती मान लेता है, अपना जुर्म मान लेता है, तो उस केस में अपील नहीं होगी। इफ एन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी एंड इज कन्विक्टेड बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, देन नो अपील इज अलाउड एक्सेप्ट। तो सिर्फ इसमें 2 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे अपील की जा सकती है। टू क्वेश्चन द एक्सटेंट ऑफ द सेंटेंस, टू क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस।
तो इसमें इन दोनों पॉइंट की वजह से अपील की जा सकती है। वैसे ये कंप्लीट अपील नहीं है, मतलब ये 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली। मीन कि अब आप अज्यूम करें कि हाई कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने कोई सज़ा दी। उन्होंने कहा कि आपने इसको जो है वो 20 दिन जो कैद में रखना है या जितना भी है। अब उसको उसकी एक्सटेंशन बढ़ा दी जाती है, उसको 3 महीने कर दिया जाता है, तो फिर वो अपील बनती है उस पर्सन की कि आपने जो है ये एक्सटेंशन इसकी चेंज कर दिया, या उसको बहुत ज़्यादा सज़ा दी जा रही है या बहुत कम दी जा रही है, तो ये एक्सटेंशन पे है। या फिर ये है कि जो हाई कोर्ट ने सज़ा उसको दी, किसी और प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उसको सज़ा सुनाई, लेकिन उसकी सज़ा जो है किसी और तरह से उसको दी जा रही है, तो ये लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस के हवाले से भी अपील की जा सकती है। सेक्शन 413 नो अपील इन पैटी केसेस। पैटी कहते हैं जो माइनर केसेस होते हैं, छोटे, जिनका मतलब कोई इतना ज़्यादा सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट नहीं होता। नो अपील इज अलाउड इफ द पनिशमेंट इज वेरी स्मॉल बाय द हाई कोर्ट। ये आपने याद रखना है, जिसमें ना बेसिकली कुछ फैक्ट्स हैं और बहुत आसान है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे। बाय द हाई कोर्ट इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ और फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़। मीन अब कोर्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग चली, कोर्ट ने फैसला दे दिया, और उस फैसले के अंदर कोर्ट ने कहा कि इस शख्स को 6 महीने की कैद होगी और 200 रुपये जुर्माना होगा, मतलब 200 से कम होगा, 200 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस सेंस में, क्योंकि आप देखें कि सज़ा बहुत कम है, तो इस सेंस में अपील नहीं होगी। अगर फैसला जो है, मतलब जो प्रोसीडिंग है, जो जो ट्रायल है, वो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर हुआ और उन्होंने सज़ा दी 1 महीने से कम या 1 महीने की, नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, तो इस सेंस में भी अपील नहीं होगी। अगर आप नीचे जो कोर्ट्स हैं उनकी बात कर लें, कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, इसमें कैद की बात नहीं हो रही, इसमें ये है कि फ़ाइन नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़। अगर उन्होंने 50 रुपये से ज़्यादा फ़ाइन ना किया तो फिर अपील नहीं होगी, अगर 50 रुपये से ज़्यादा फ़ाइन करते हैं तो फिर अपील होगी। तो इसमें देखें, बड़ा आसान है, आपने ये जो फैक्ट्स हैं ना, फिगर्स हैं, बेसिकली ये फैक्ट्स ही है ना कि कितनी सज़ा है, कितना जुर्माना है, तो इस हवाले से आपने याद रख लेना कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है, फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास, और उसके बाद जो है बाकी नीचे जो है उनके पास इनके पास कैद के हवाले से कोई मतलब पावर नहीं है। अगर वो कोई कैद मतलब कोई इम्प्रिजनमेंट देते हैं तो फिर अपील हो सकती है। यहाँ पे ये सिर्फ उनके लिए फ़ाइन की बात की गई है कि अगर 50 रुपये का फ़ाइन करते हैं तो उसके हवाले से फिर 50 रुपये से ज़्यादा होगा, 60 रुपये होगा, 70 होगा, तो फिर अपील हो सकती है, अदरवाइज नहीं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ इम्प्रिजनमेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन बट नो इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस इटसेल्फ नो अपील इज अलाउड। मीन अब इसको एज्यूम कर लेते हैं कि अब एक पर्सन को 50 रुपये जुर्माना हुआ, तो वो पर्सन जो है डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन का शिकार हो गया, मतलब वो पे नहीं कर पा रहा। अब उसको देखा जाए तो ओरिजिनली जो है कोई इम्प्रिजनमेंट की सज़ा नहीं हुई, लेकिन क्योंकि वो फ़ाइन पे नहीं कर रहा, तो इस वजह से उसको कैद हो सकती है। तो इस सेंस में अगर डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन की वजह से कैद होती है तो भी जो अपील है वो अलाउ नहीं होगी। सेक्शन 414 नो अपील फ्रॉम सर्टेन समरी कन्विक्शंस। इन समरी ट्रायल्स, जो कि क्विक ट्रायल होते हैं, इफ़ द मजिस्ट्रेट पासिस अ सेंटेंस ऑफ नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज़ देन नो अपील इज अलाउड। अगर समरी ट्रायल के अंदर कोई मजिस्ट्रेट 200 रुपये का जुर्माना करता है तो फिर अपील नहीं होगी, अगर 200 से ज़्यादा है तो फिर अपील होगी। सेक्शन 415 प्रिवाइजो टू सेक्शन 413 एंड 414। Even if no appeal is normally allowed under Section 413 or 414, appeal is still allowed if punishment mentioned in those sections is combined with another punishment. हमने देखा कि सेक्शन 413 जो है ये पैटी केसेस को डील करता है और इसमें अपील का राइट नहीं दिया जाता। इसी तरह सेक्शन 414 जो है ये समरी ट्रायल को डील करता है, इसमें भी अग्रीव्ड पर्सन को अपील का राइट नहीं दिया जाता, क्योंकि ये माइनर से केसेस होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाती, तो इस वजह से अग्रीव्ड पर्सन को अपील का राइट नहीं दिया जाता। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि वो जो अक्यूज पर्सन है, जिसको इसके अंदर सज़ा हुई है, मतलब कोई फ़ाइन हुआ है या थोड़ी बहुत सज़ा हुई है, लेकिन इसके साथ वो कोई और जुर्म भी करता है, चोरी कर लेता है या कोई और ऑफेंस क्रिएट करता है, तो अब देखा जाए तो कंबाइंड जुर्म हो गया उसके। इस वजह से जो दूसरा उसने जुर्म किया उसको भी उसकी सज़ा तो मिलेगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी वजह से उसको अपील नहीं दी गई तो दूसरे जुर्म की भी उसको अपील नहीं दी जाएगी, नहीं। अब कंबाइंड जुर्म हो गए तो उसको दूसरे जुर्म की वजह से अपील का मौका, अपील का राइट दिया जा सकता है, लेकिन इसमें लिमिटेशन है।
If also ordered to provide security bond guarantor to keep peace, this alone does not make the sentence appealable. लेट्स सपोज इनकी वजह से किसी पर्सन को जो है वो सज़ा हुई, मतलब पैटी केसेस की वजह से, या फिर कोई समरी ट्रायल हुआ, उसके अंदर उसको कोई फ़ाइन हुआ, इसके साथ उसको कहते हैं कि आप कोई सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें, मतलब कोई बॉन्ड साइन करें, कोई गारंटर प्रोवाइड करें। तो अब यहाँ पे तो फील तो यही हो रहा है ना कि ये भी एक सज़ा है, लेकिन ये सज़ा नहीं है, ये जस्ट सिक्योरिटी है। तो ये कंबाइंड पनिशमेंट में नहीं आएगा, तो ये एक्सक्लूजन है, इसमें भी उसको अपील का राइट नहीं दिया जाएगा। इसी तरह imprisonment in default of fine is not considered a combined punishment, so no appeal allowed on that ground alone। तो इसी तरह अगर कोई किसी पर्सन को फाइन होता है, तो वो फाइन पे नहीं कर पाता, तो उस वजह से उसको जेल हो जाती है, उसको कैद हो जाती है। तो देखा जाए तो ये भी तो एक कंबाइंड पनिशमेंट फील हो रही है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये उसी सज़ा के का ही हिस्सा है, क्योंकि उसने जो फाइन है वो पे नहीं किया, तो उसकी कंटिन्यूशन है। ये भी कंबाइंड पनिशमेंट में नहीं आएगा, इसमें भी उसको अपील का राइट नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 415A स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टन केसेस। If multiple persons are convicted in the same trial and judgment ordered is appealable for one of them, मतलब सिर्फ एक पर्सन अपील कर सकता है, उसको अपील का राइट दिया जा सकता है, क्योंकि अब उसमें ज़्यादा पर्सन्स हैं। तो अगर एक पर्सन जाएगा तो बाकी के साथ तो ज़्यादती है, फिर तमाम पर्सन्स को अपील का राइट दिया जाएगा, क्योंकि वो तमाम पर्सन जो हैं वो अपील का हक रखते हैं, वो सारे के सारे अपील दायर कर सकते हैं। सेक्शन 417 अपील इन केस ऑफ एक्विटल। एक्विटल करते हैं बरी करना, मतलब उस हवाले से कोई अपील करना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपील, ये हम पहले भी देख चुके हैं, उसी की कंटिन्यूशन है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू फाइल एन अपील इन द हाई कोर्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल वेदर ओरिजिनल और अपीलेट पास्ड बाय एनी कोर्ट एक्सेप्ट हाई कोर्ट। तो इसमें देखें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहेगी कि जो किसी पर्सन की इक्विटल हुई है, जो बरियत हुई है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अपील की जाए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्विटल आर्डर थे, ये किसी और कोर्ट ने इशू किए थे, हाई कोर्ट ने इशू नहीं किए थे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। पहले हम जो देख चुके हैं शुरू में, उसमें सिर्फ हाई कोर्ट का था। इसमें हाई कोर्ट की तरफ से इक्विटल नहीं हो रही, बल्कि किसी और कोर्ट ने, मतलब लोअर कोर्ट जो सेशन कोर्ट हो सकती है या मजिस्ट्रेट हो सकता है, तो उसके खिलाफ जो अपील है वो कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। कंप्लेनेंट अपील, एक तो हमने देखा कि एक्विटल के खिलाफ जो है वो जो गवर्नमेंट है उसका कंसर्न होता है कि ये इसको क्यों छोड़ा गया, वो अपील कर सकती है। इसके अलावा कंप्लेनेंट कैन अपील आल्सो, ये स्पेशल लीव है, मतलब स्पेशल उसको परमिशन दी जाती है। यहाँ पे भी जब भी लीव का वर्ड आएगा ना, तो इसको आपने परमिशन ही लेना है, एक्ट के अंदर लीव का वर्ड यूज हो रहा है। इफ द एक्विटल हैपन्स इन अ केस स्टार्टेड अपॉन अ कंप्लेन, द कंप्लेनेंट कैन आल्सो अपील, मतलब एक पर्सन है, कोई भी प्राइवेट पर्सन हो सकता है, वो कंप्लेन करता है कि मतलब इसको पकड़ा जाए, बाद में उस पर्सन को, जो जिसको पकड़ा जाता है, मतलब जो अक्यूज्ड है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो जो कंप्लेनेंट है वो खुश नहीं है, वो कहता है कि इसको सही से मतलब इसका जो मामला है ये ठीक नहीं हुआ, इसको मतलब बगैर किसी लॉ को फॉलो करते हुए छोड़ दिया गया है। तो वो भी अपील जो है वो कर सकता है। बट द कंप्लेनेंट मस्ट फर्स्ट अप्लाई टू द हाई कोर्ट फॉर स्पेशल लीव परमिशन टू अपील, लेकिन वो पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेगा अपील की। अगर उसको परमिशन मिलती है तो फिर वो अपील दायर कर सकता है। प्राइवेट राइट ऑफ अपील, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एक्विटल एक्सेप्ट एक्विटल बाय हाई कोर्ट कैन डायरेक्टली अपील विद इन 30 डेज। कोई और पर्सन जो कि किसी पर्सन की एक्विटल मतलब बरियत से अग्रीव्ड है, उसको नुकसान हो सकता है कि वो जो बंदा छूटा है वो कोई मुजरिम हो, तो वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तो वो जो पर्सन अग्रीव्ड फील करता है, तो वो जो है 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपील दायर कर सकता है। टाइमलाइन, एप्लीकेशन फॉर स्पेशल लीव, अब ये स्पेशल लीव ऊपर जो हमने बात जो देखी, जो कंप्लेनेंट है उसके हवाले से है, मस्ट बी फाइल्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इक्विटल। जो स्पेशल लीव वो मतलब की एप्लीकेशन देगा हाई कोर्ट के अंदर, जो वो चाहता है कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इस एक्विटल के खिलाफ जो है वो अपील करना चाहता हूँ, तो वो 60 दिन के अंदर अंदर एक्विटल डेट के मतलब अपील दायर करेगा। सेक्शन 418 अपील ऑन व्हाट मैटर्स एडमिसिबल, एन अपील मे बी मेड ऑन मैटर ऑफ फैक्ट से मुराद डिस्प्यूट अबाउट एविडेंस, विटनेसेस वगैरह, मैटर ऑफ लॉ मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, प्रोसीजर, इन दोनों की बेस पे जो है वो
अपील की जा सकती है। कोई कह सकता है कि ये जो एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं या दिए किए जा रहे हैं इसमें डिस्प्यूट है, मतलब ये ठीक नहीं है। इस हवाले से भी, फैक्ट्स के हवाले से भी अपील की जा सकती है और मैटर ऑफ लॉ के हवाले से भी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें, द क्लेम दैट अ सेंटेंस इज टू सिवियर शैल बी ट्रीटेड एज मैटर ऑफ लॉ। तो कोई कह सकता है कि ये जो मुझे सज़ा दी जा रही है ये बहुत सिवियर है, या हमने ऊपर देखा था ना कि जो एक्सटेंट है, जो एक उसकी मतलब एक चीज़ है ना कि सज़ा उन्होंने दी कि आपने जो है वो किसी को 8 घंटे जगा के रखना है, वो उसको 10 घंटे जगा के रखते हैं या उससे ज़्यादा काम लेते हैं। तो ये टू सिवियर हो जाएगी सेंटेंस, मतलब उसकी सज़ा जो है ये भी मैटर ऑफ लॉ में आएगी। सेक्शन 419 Petition of appeal. Every appeal must be in the form of written petition presented either by the appellant, appellant कहते हैं person appealing, जो person appeal कर रहा होता है, his pleader, pleader कहते हैं lawyer को। तो वैसे तो प्लीड का मतलब होता है जो है वो जुर्म मान लेना, लेकिन यहाँ पे जब प्लीडर का वर्ड आया तो आएगा तो इसका मतलब होगा लायर। तो मतलब कोई भी पर्सन जो है वो खुद भी रिटन पिटीशन दायर कर सकता है या फिर अपने लायर को कह के वो पिटीशन दायर करवा सकता है। द पिटीशन मस्ट बी अकम्पेनिड बाय अ कॉपी ऑफ द जजमेंट और आर्डर बीइंग द अपील। मतलब जिस फैसले, जिस आर्डर के खिलाफ अपील की जानी है, वो जजमेंट और आर्डर जो है वो साथ में नथी किया जाएगा, इसके साथ में लगाया जाएगा, तो ताकि वो कोर्ट को पता चल सके कि किस हवाले से जो है वो अपील की जा रही है। सेक्शन 420 प्रोसीजर व्हेन अपीलेंट इज इन जेल। अपीलेंट से मुराद जो अपील करना चाहता है वो जेल में हो तो फिर क्या मामला होगा। इफ द अपीलेंट इज इन जेल ही कैन फाइल द अपील बाय गिविंग हिज पिटीशन प्लस कॉपीज टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल। तो मतलब कॉपी से मुराद क्या होगा, कोई और भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर जजमेंट या आर्डर वगैरह अटैच करना है तो वो जेल का जो ऑफिसर इंचार्ज होगा उसको दिया जाएगा। द जेल ऑफिसर मस्ट देन फॉरवर्ड देम टू द प्रॉपर अपीलेट कोर्ट, तो वो उसको कोर्ट के अंदर जो है जमा करवाएगा। सेक्शन 421 समरी डिसमिसल ऑफ अपील। व्हेन द appellate court receives the appeal petition, it must pursue it. If the court thinks there is no sufficient ground to interfere, it may dismiss the appeal summarily. मतलब कोर्ट के पास ये हक है कि उसके पास जो मतलब अपील के सारे के जो डॉक्यूमेंट्स, जो पिटीशन आ रही हैं, अगर उनको लगता है कि इसमें कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, कोई कोई भी तुक नहीं बनती थी, तो इन्होंने वैसे ही कर दिया, तो वो समैरिली मतलब बड़ी क्विकली उस अपील को डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन सेफगार्ड देखें, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इफ़ द अपील इज़ फाइल्ड अंडर सेक्शन 419 दैट डायरेक्टली पिटीशन बाय अपीलेंट और प्लीडर, मतलब उसका जो लायर होता है, द कोर्ट कैन नॉट dismiss it without first giving the appellant or pleader a reasonable chance to be heard। मतलब पहले उसकी बात को सुना जरूर जाएगा, उसके बाद जो है फिर अपील को डिसमिस किया जा सकता है। द कोर्ट में कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ द केस बिफोर डिसमिसल बट इट इज़ नॉट बाउंड टू डू सो। मतलब कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड ऑफ केस के हवाले से जो जो भी मालूमात हैं उनको मतलब वो ऑर्डर कर सकता है कि ये मुझे प्रोवाइड की जाएँ। अगर कोर्ट ये करना चाहे तो कर सकती है, अगर वो बाउंड नहीं है ऐसा करने के लिए, तो वो ये कोर्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसकी अथॉरिटी है। सेक्शन 422 नोटिस ऑफ अपील। If the court does not dismiss the appeal summarily, then it must give notice to the appellant or his lawyer about the hearing date and place, give notice to the officer like public prosecutor or authorized officer appointed by the provincial government। अगर कोर्ट एक अपील को समैरली डिसमिस नहीं करती बल्कि इसको सुनने का फैसला करती है, तो फिर कोर्ट जो है कंसर्न पर्सन को नोटिस भेजेगी। एक तो अपीलेंट को नोटिस भेजा जाएगा, अपीलेंट मीन वो पर्सन जो अपील कर रहा होता है, या फिर उसके लायर को, रिगार्डिंग हेयरिंग डेट एंड प्लेस ऑफ द अपील। इसके अलावा अगर उस केस के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है तो उनकी तरफ से जो ऑफिसर्स इन केसेस को देखते हैं, लाइक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या ऑथोराइज्ड ऑफिसर, उनको भी नोटिस भेजे जाएंगे। ऑन रिक्वेस्ट प्रोवाइड हिम विद अ कॉपी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अपील। तो मतलब जो अपील जो है उसकी बेस क्या है, वो किस बुनियाद पे अपील की जा रही है, उसकी कॉपी भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। स्पेशल केस देखें, इन अपील्स अंडर सेक्शन 411 ए जो कि हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के हवाले से है, और सेक्शन 417 अगेंस्ट इक्विटल, नोटिस मस्ट आल्सो बी गिवन टू द अक्यूज। मतलब जो मुलजिम है उसको भी नोटिस भेजे जाएंगे ताकि वो भी इस अपील के अंदर इन्वॉल्व हो सकें। सेक्शन 423 पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। The appellate court will first call for the record of the case if it is not already before it। अगर केस का जो रिकॉर्ड है अपीलेट कोर्ट के पास ना हो
तो फिर वो रिकॉर्ड का जो भी केस का रिकॉर्ड है वह मंगवा सकती है। आफ्टर रीडिंग द रिकॉर्ड, hearing the appellant or his lawyer if present and hearing the public prosecutor if present, and जो स्पेशल केस होगा उस सेंस में फिर अक्यूज की बात को सुन के फिर क्या करेगी कोर्ट, डिसाइड एज फॉलोज। यहाँ से जो है ना वो बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। डिसमिस द अपील इफ इट फाइंड्स नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इंटरफेरेंस और इट मे पास वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। या तो वो उसको लगता है कि अपील का जो है ना मतलब जो बेस है वो ठीक नहीं है, इसको खारिज हो जाना चाहिए, फिर वो अभी अपील को डिसमिस कर देगी अपीलेट कोर्ट जो है। अगर उसको पास कर लेती है मीन कि ठीक है ये जो अपील की का जो ऑर्डर दिया गया है, जो ग्राउंड्स हैं जो बेसिस हैं वो ठीक हैं, तो फिर उनके हवाले से फॉलोइंग ऑर्डर्स जारी कर सकती है अपीलेट कोर्ट। क्लास ए देखें, इन एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ इक्वेटल। अब यहाँ पे मतलब इक्वेटल के हवाले से कोई अपील दी गई है तो कोर्ट क्या कर सकती है, रिवर्स इक्वेटल ऑर्डर, इक्वेटल ऑर्डर को रिवर्स कर सकती है एंड ऑर्डर फर्दर इंक्वायरी और डायरेक्ट रीट्रायल इन कोर्ट्स ऑफ सेशन और हाई कोर्ट और कन्विक्ट एंड सेंटेंस अक्यूज्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। मीन एक पर्सन जिसको इक्विटल ऑर्डर के थ्रू जो है वो बरी कर दिया गया था, तो कोर्ट जो है उसकी फर्दर इंक्वायरी करवा सकती है, या ये कह सकती है कि इस पर्सन का दोबारा से रीट्रायल होना चाहिए, या फिर उसको उसी टाइम पे कन्विक्ट कर सकती है, मतलब उसके ऊपर मजीद जो है मतलब उस हवाले से जो भी था और पहले मतलब केस था उस हवाले से अगर कोई चेंजेस करके उसके ऊपर दोबारा से फर्द जुर्म ऐड करना चाहती है वो कर सकती है और उसको सजा दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। अब दूसरा सिनेरियो देखें, इन एन अपील फ्रॉम अ कन्विक्शन, ये था एक्विटल के हवाले से, ये है कन्विक्शन, मतलब पहले ये था कि वो बरी हो चुका है कोई पर्सन, अभी यहाँ पे ये है कि वो जो मुल्जिम है वो कन्विक्ट है, मतलब वो सज़ा उसके ऊपर हो चुकी है, मतलब अभी भी वो सज़ा भुगत रहा है। रिवर्स फाइंडिंग एंड सेंटेंस, उसके हवाले से जितने भी फैक्ट्स हैं उनको रिवर्स कर सकती है, या जो सेंटेंस है उसको भी रिवर्स कर सकती है जो उसकी सज़ा है, जैसे कि एक्विट, डिस्चार्ज अक्यूज और आर्डर रिट्रायल, मतलब जो मुल्जिम है उसको छोड़ सकती है, उसको डिस्चार्ज कर सकती है या उसका रीट्रायल करवा सकती है। मेंटेन फाइंडिंग, ये बेसिकली जो फैक्ट्स हैं जो एविडेंसेस हैं उनके हवाले से बात की जा रही है सब सेक्शन 2 के अंदर। मेंटेन आर स्लाइटली आल्टर फाइंडिंग एंड रिड्यूस सेंटेंस, तो मतलब जो उसके फैक्ट्स हैं उनको वैसे रहने दिया जा सकता है या फिर थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, या जो सज़ा है उसको कम किया जा सकता है। alter nature of sentence with without reducing or altering finding, जो एविडेंसेस हैं जो फैक्ट्स हैं उनको चेंज किए बगैर या चेंज करके जो है उसकी सज़ा को की जो नेचर है उसको चेंज किया जा सकता है, मीन के पहले कोई और सज़ा थी अब कोई और सज़ा भी दी जा सकती है। बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 1063 द सेंटेंस कैन नॉट बी एनहांस्ड, लेकिन जो सेंटेंस है वो इन्हेंस नहीं की जा सकती। In an appeal from any other order, the appellate court can alter or reverse the order. In any case, court can make amendment or pass consequential incidental orders that is considered as just as and proper. तो मीन कोर्ट जो है वो ऑर्डर के अमेंडमेंट भी कर सकती है रिगार्डिंग और पास कॉन्सिक्वेंशियल और इंसिडेंटल ऑर्डर्स। तो ये सारा जो काम है अपील के हवाले से वो अपीलेट कोर्ट कर रही होती है। सेक्शन 424 जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट। The rules for judgment in trials chapter 26 also apply to appellate court judgment। तो इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो अपीलेट कोर्ट के अंदर मतलब जो रूल्स अप्लाई होते हैं वही जजमेंट इन ट्रायल्स के अंदर जो रूल्स हैं वो सारे यहाँ पे भी अप्लाई होंगे, लेकिन हाई कोर्ट में अप्लाई नहीं होंगे। प्रिवाइजो देखें, अनलेस द अपीलेट कोर्ट ऑर्डर्स अदरवाइज द अक्यूज्ड डज नॉट नीड टू बी प्रेजेंट व्हेन द जजमेंट इज डिलीवर्ड। अगर कोर्ट बाउंड करे तो फिर जो है जो अक्यूज्ड है वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है कि ये मतलब ये स्ट्रिक्ट नहीं है कि जो अक्यूज्ड है जो मुल्जिम है वो अपीलेट की जितने भी आर्डर्स हैं जो भी जो मतलब आर्डर्स पास होते हैं डेक्रीज होती हैं वहाँ पे मौजूद हो। सेक्शन 425 ऑर्डर बाय हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। Whenever the High Court decides a case on appeal under this chapter, it must send a certificate of its judgment or order to the court where the original finding sentence or order was passed। तो इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अब एक लोअर कोर्ट है, लेट्स सपोज कोई मजिस्ट्रेट की बात कर लेते हैं, उसने कोई फैसला किया, अब उसके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक अपील दायर हुई, अब हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी, तो अब वो जजमेंट या जो भी ऑर्डर है उसकी उसका एक सर्टिफिकेट जो है
वो उस कोर्ट को भेजा जाएगा, मीन उसी मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसने पहले शुरू में फैसला किया था। इफ द ऑर्डर ओरिजिनल ऑर्डर वाज पास्ड बाय मजिस्ट्रेट अदर देन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द सर्टिफिकेट मस्ट फर्स्ट गो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर कोई ऐसा मजिस्ट्रेट है जो कि लोअर रैंक है, मीन की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट जो है पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगी, फिर वो आगे जो है जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा उसको वो सर्टिफिकेट भेज सकता है। The court which receives certificate must make necessary orders that are in line with the High Court's judgment. If required, amend the order to match the High Court's order. ये सर्टिफिकेट भेजने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो कोर्ट जिसने पहले मतलब जजमेंट पास की थी, वो हाई कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऑर्डर्स को चेंज करेगी और अपने हाई कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग उसको अलाइन करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही अपने मतलब जो उसके प्रोसीडिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग भी और फ्यूचर के अंदर भी मजीद मतलब वो दोबारा से गलती ना करें। इफ़ रिक्वायर्ड अमेंड द रिकॉर्ड, अगर टू मैच हाई कोर्ट्स ऑर्डर्स, हाई कोर्ट के ऑर्डर को मैच करने के लिए अपने ऑर्डर को अमेंड भी कर सकती है, मतलब वो जो लोअर कोर्ट है या मजिस्ट्रेट वगैरह। Section 426 Suspension of sentence pending appeal, release on bail. Power of appellate court. When a convicted person files an appeal, the appellate court may, with reasons recording in writing, suspend execution of the sentence or order, and if the person is in jail, release him on bail or on his own bond. तो इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि एक पर्सन जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म है, जो कन्विक्टेड पर्सन है जिसके ऊपर सज़ा मुकर्रर हो चुकी है, वो अपील दायर करना चाहता है। तो फिर अपीलेट कोर्ट जो है उसकी मतलब इस वजह से मतलब अपील दायर करना है तो उसको तो टाइम चाहिए ना, अगर वो ऑलरेडी जेल में है तो फिर किस तरह से वो अपील कर सकता है। तो अपीलेट कोर्ट जो है उसकी उस टाइम पे जो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर है, जो सेंटेंस है या कोई भी ऑर्डर पास हुआ है, उसको सस्पेंड कर सकती है थोड़ी वक्त के लिए। अगर वो पर्सन जेल में है तो उसको बेल पे रिलीज़ किया जा सकता है या फिर उसके ओन बॉन्ड पे, मतलब वो सिक्योरिटी वगैरह दे दे, मतलब बॉन्ड वगैरह साइन कर दे, तो उस पे भी उसको रिलीज़ किया जा सकता है, या फिर कोई ज़मानत उसकी हो जाती है तो उसकी बुनियाद पे भी उसको रिलीज़ किया जा सकता है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो अपील करना चाहता है, ताकि उसको टाइम मिल सके कि वो अपील कर सके। पावर ऑफ हाई कोर्ट। द सेम पावर गिवन अबव टू अपीलेट कोर्ट में आल्सो बी एक्सरसाइज्ड बाय द हाई कोर्ट। तो सेम पावर हाई कोर्ट के पास भी वही होंगी जो अपीलेट कोर्ट के पास है। टेम्पररी बेल टू फाइल अपील। इफ कन्विक्टेड पर्सन अदर देन वन कन्विक्टेड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। यहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस से मुराद ये है कोई सीरियस क्राइम किया होगा उसने, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। शोज इंटेंशन टू फाइल एन अपील, वो अपील दायर करना चाहता है तो उसको फिर उसका क्या प्रोसेस होगा। द कोर्ट में रिलीज हिम ऑन बेल फॉर अ लिमिटेड पीरियड। तो कोर्ट जो है उसको बेल पे लिमिटेड टाइम के लिए जो है रिलीज कर सकती है, लेकिन ये टाइम इनफ होना चाहिए कि वो जो है अपील दायर कर सके। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेंटेंस इज डीम्ड सस्पेंडेड। इस दौरान जो उसको सजा होती है वो सस्पेंड हो जाती है। Bail pending Supreme Court appeal. If the High Court is satisfied that a convicted person has been granted special leave to appeal to the Supreme Court against a sentence it imposed or maintained, the High Court may suspend sentence and release him on bail. इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट की तरफ से किसी शख्स को कन्विक्ट किया जाता है और उसको सज़ा दी जाती है, तो और बाद में वो शख्स स्पेशल लीव के ज़रिए हाई कोर्ट के अंदर जो है अपील दायर करना चाहता है, तो हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर उस शख्स की सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा, सिर्फ उतनी मुद्दत के लिए जितनी मुद्दत के लिए उसको स्पेशल लीव मिली होती है। एक्सक्लूजन ऑफ बेल पीरियड फ्रॉम सेंटेंस, ये इंपॉर्टेंट है। इफ ऑल आफ्टर ऑल अपील्स द पर्सन इज फाइनली sentenced to imprisonment including life imprisonment, the time during which he was released on bail will not be counted as part of his sentence term। मतलब एक शख्स अपील के लिए लीव लेता है और अपील जो है उसका फ़ैसला आता है, तो अपील का फ़ैसला उसके हक़ में नहीं आता। मीन उसको अगर बिलफ़र्ज़ जो है इम्प्रिज़नमेंट की सज़ा मिली हुई है, तो अब अगर उसको अपील के दौरान जो है स्पेशल लीव 10 दिन की मिली, 20 दिन की मिली, अगर लेट्स सपोज़ उसको सज़ा जो थी इम्प्रिज़नमेंट की 6 मंथ की थी, तो ये 10 या 20 दिन जो है वो एक्सक्लूड हो जाएँगे, ये इसमें शामिल नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि ये 10 और 20 दिन इसके डाल के फिर 6 माह पूरे किए जाएँ, नहीं। क्योंकि ये तब 10 दिन या 20 दिन जो है वो जेल से बाहर था, तो ये उसमें काउंट नहीं होंगे, ये एक्सक्लूड कर दिए जाएँगे। सेक्शन 427 अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्विटल।
When an appeal against acquittal is filed under Section 411A High Court cases or Section 417 governed complainant appeals, the High Court may issue a warrant for the arrest of the accused. The accused, once brought before the court, may either be sent him to prison until the appeal is decided or release him on bail। इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर किसी को छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, तो फिर हाई कोर्ट जो है ऑर्डर दे के उसी पर्सन को, अक्यूज को अरेस्ट कर सकती है। तो फिर बाद में जो है हाई कोर्ट देखती है केस को कि क्या ये वाकई ही इस काबिल था कि इसको छोड़ दिया जाए, तो या फिर वो अपील जब तक डिसाइड नहीं होती उसको जेल में रखा जाएगा या फिर उसको बेल पे जो है वो रिलीज भी किया जा सकता है। Section 428 Appellate court may take further evidence or direct it to be taken. When hearing an appeal, if the appellate court thinks additional evidence is necessary, it must record reason in writing and it may either take evidence itself, ये खुद मतलब जो है evidence ले सकती है, या फिर magistrate के through ये evidence collect कर सकती है। If the appellate court is a high court, it may direct a court of session or a magistrate to take the evidence। अगर appellate court जो है खुद high court है, तो फिर जो उसके subordinate courts होते हैं जैसे court of session या फिर magistrate, उनको कहेगी कि आप जो है ये evidence मुझे collect करके दें। If evidence is taken by magistrate or session court, it is certified to the appellate court, which then proceed with appeal। अगर मतलब एविडेंसेस जो है मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट की तरफ से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर अपीलेट कोर्ट जो है उनको सर्टिफाई करती है, मतलब उनको अप्रूव करती है, और इस तरह फिर अपील का जो प्रोसेस है वो चलता है। Unless the appellate court orders otherwise, the accused or his lawyer must be present when the additional evidence is recorded। तो जैसे ही एडिशनल एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो मतलब जिनके हवाले से वो जो रिकॉर्ड है वो मतलब कलेक्ट किया जा रहा है, ज़ाहिर है वो अक्यूज्ड के हवाले से होता है, तो फिर अक्यूज या उसका जो लायर है वो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। The process of taking evidence under this section will follow the same rules as an inquiry under chapter 25। Section 429 Procedure where judges of court of appeal are equally divided। If the judge of an appellate court are equally divided in opinion, the case along with their written opinion will be placed before another judge of the same court। Let's suppose पहले 4 या 5 जजेस से अपीलेट कोर्ट के अंदर, वो आपस में डिवाइड है, अगर 4 हैं तो 2 एक साइड पे हैं, 2 एक साइड पे हैं, तो फिर उनकी जितने भी ओपिनियन हैं, अभी जजमेंट नहीं हुई, अभी सिर्फ यह है कि उनके ओपिनियन के ऊपर बात हो रही है। फिर उनकी जो रिटन ओपिनियन है, 4 जो पहले वाले अपीलेट कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे हुए हैं, वो ओपिनियन जो है किसी और जज के सामने रखी जाएगी, लेकिन उसी कोर्ट के जज के सामने। दैट जज आफ्टर सच हियरिंग इफ एनी एज ही कंसिडर्स नेसेसरी विल डिलीवर हिज ओन ओपिनियन। फिर वो अपनी एक ओपिनियन जो है वो देगा। द फाइनल जजमेंट और ऑर्डर विल देन फॉलो दैट जजमेंट्स ओपिनियन। फिर इनकी ओपिनियन को नहीं माना जाएगा, जो एक कह सकते हैं आप इंडिपेंडेंट जज कह सकते हैं, कि जो कि मतलब एक सेपरेटली उसने ओपिनियन दी, तो फाइनल जजमेंट जो है वो उस जज की ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। सेक्शन 430 Finality of orders on appeal। Judgments and orders passed by an appellate court are final। Exception क्या है? Appeals provided under section 417 appeals against acquittal and chapter 32 appeals to the Supreme Court। ये एक्सेप्शन है, मतलब ये फाइनल नहीं होंगी, इनके आगे अपील हो सकती है, मतलब कोई और भी मामला हो सकता है, लेकिन जो अपीलेट कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं वो फाइनल होती हैं। सेक्शन 431 अबेटमेंट ऑफ अपील्स। अबेटमेंट कहते हैं किसी चीज़ को कम कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, लेस कर देना। अपील्स अंडर सेक्शन 411A2 और सेक्शन 417 अपील्स अगेंस्ट एक्विटल। अच्छा, ये जो सेक्शन बार बार आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रख लेना कि ये सेक्शन किसको डील करता है। विल एंड अबेट इफ द अक्यूज्ड डाइज, मतलब जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, जिसके हवाले से केस चल रहा है, अगर वो अक्यूज्ड, वो मुल्ज़िम की डेथ हो जाए, तो फिर वो जो अपील है वो ही ख़त्म हो जाती है। All other appeals under this chapter, except appeals against a sentence of fine, will and abate if the appellant dies। appellant से मुराद है जिसने अपील की है, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो अपील भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें हमने देखा जो अक्यूज है, जिसके मुतल्लिक अपील की जा रही है, यहाँ पे है जो अपील कर रहा है, दोनों की डेथ हो जाती है, तो मतलब वो केस जो है वो मतलब जो भी अपील है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि जो फाइन के हवाले से अगर कोई सीरियस क्राइम है, तो और ये प्रॉपर्टी के हवाले से है, मतलब जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन अपील अगेंस्ट अ सेंटेंस ऑफ फाइन,
अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला है तो ज़ाहिर है प्रॉपर्टी तो कभी भी ख़त्म नहीं ना होती, प्रॉपर्टी तो वहाँ पे मौजूद रहती है, तो वो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वहाँ से वो फिर रकम जो है वो वसूल कर सकता है, तो वो चलता रहेगा। एक्सेप्शन देखें, एन अपील फ्रॉम अ सेंटेंस ऑफ फाइन डज़ नॉट अबेट ऑन डेथ ऑफ द अपीलेंट। तो वही बात है कि अगर अपीलेंट की डेथ हो जाती है, तो वो जो फ़ाइन का मतलब सेंटेंस है, जो उसको सज़ा दी गई है, जो उसको फ़ाइन लगाया गया, वो ख़त्म नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो अपील का वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया और इसी के साथ हमारा पूरा जो सीआरपीसी है, जो एसटीयू के हवाले से हमने तैयार करना था 4 टॉपिक थे, वो भी ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।